Hello student, today I will discuss chapter number 3 atoms and molecules. Student, आप लोगों के चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुके हैं. चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, केमिकल फार्मूले. इस चैप्टर में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम. कौन से साइंटिस्ट ने कितने लॉ दिए हैं, कौन सा लॉ कब तक वैलिड रहा है. देखिएगा, एटम्स की बात कर लें स्टूडेंट में, तो एटम्स ये 1704 की बात है, 1740 की है, 04 नहीं 1740 की बात है. जोहन डाल्टन साहब ने कहा था, एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो हमारे मैटर से मिलके बने हैं. स्टूडेंट, किससे मिलके बने हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ. जो मैटर है, मैटर तो आप लोग जानते हो, कोई भी चीज़ है जो स्पेस घेरे और जिसमें मास, वो मैटर होता है. तो मैटर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एटम्स बने हैं, और एटम्स के 2 और मोर पार्टिकल्स मिलके मॉलिक्यूल्स बने हैं. तो डाल्टन ने 1740 में कहा था, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स, या कह सकते हैं एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. यानी कि उसने कहा है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है किसका? मैटर का. लेकिन कुछ दिन बाद ये बात हजम ना हुई और फ्लॉप हो गया. फ्लॉप किस तरीके से हुआ? 1740 में बात कही, उन्होंने कहा कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब देखिएगा, एटम्स के अंदर भी उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. एटम्स है, बात को समझना, एटम्स के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना. तो पहला पॉइंट दोनों गलत हो गया डाल्टन्स का. सेकंड पॉइंट उसने कहा, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो वहां पर भी हमने एटम को डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में. सेकंड पॉइंट भी फ्लॉप हो गया. थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर जो हमारा सेम एलिमेंट है तो उसके एटम्स भी सेम होंगे. उन्होंने कहा अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटम जो होंगे वो सेम होंगे. अभी थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं. इंट्रोडक्शन के बाद जो आपके चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटम भी सेम होंगे. तो ये थर्ड पॉइंट था उनका, लेकिन थर्ड पॉइंट भी फ्लॉप हो गया. उस समय हमारे आगे आइसोबार, अभी हम पढ़ेंगे आइसोबार. आइसोबार में सेम एलिमेंट होते बट उसके मास डिफरेंट होते हैं, या कहते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं. तो इनके 4 पॉइंट थे, तो चारों के चारों पॉइंट फ्लॉप हो गए. लेकिन ये बात 1740 की बात थी. वो डाल्टन्स का ये जो थ्योरी डाल्टन्स ने दी थी, लगभग 100 साल वैलिड रहा. 100 साल वैलिड होने का मतलब डाल्टन उस समय नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो 100 साल भी कोई चीज़ वैलिड रहना बहुत बड़ी बात है. लेकिन आज की डेट में जिस रेस में हम चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी डिस्कवरी को अकेले साइंटिस्ट का काम नहीं है, सब लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं. पूरी दुनिया उस रेस में चल रही है आज की डेट में. क्लियर स्टूडेंट? तो हमने एटम्स को बताया, मॉलिक्यूल्स को बताया कि जब 2 एटम्स कंबाइंस होंगे तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है. या कह सकते हैं सेम एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. सेम एटम की बात कर रहा हूं, सेम एटम. जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में कंबाइंस होंगे तो एक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे. इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है. आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है पहले. अगर आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अच्छे से याद कर रहे हो तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छे से कर सकते हो. देखिएगा, अगर आपको यही पता नहीं इसके एटॉमिक नंबर क्या है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, बिल्कुल थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते.
देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब मैंने बताया था किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट को अपनी सेल फिल करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बहुत पहले डिस्कस किया है, या 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या 32 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको क्या अपनी सेल फिल करने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो इसकी सेल फिल हो जाएगी ना, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए इसकी सेल फिल हो, तो आपस में ये लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इन्होंने अपनी बॉन्डिंग बना ली और बना ली है H2। तो H2 हो गए, यानी कि H कितने हो गए? 2। दो एटम सेम एटम है और कंबाइंड हुए, तो यहाँ पर H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर स्टूडेंट? याद रखिएगा, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम क्या है? यानी कि जो मैटर है, मैटर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलेंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके से लॉ दिए थे, कितने लॉ थे हमारे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ या कह सकते देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन स्टूडेंट, वो 3 लॉ कौन कौन से? नंबर फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए स्टूडेंट, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, हमारी क्लास में यानी कि 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ना है। हायर क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हायर क्लास में होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था और इसमें किस तरीके की इसकी डेफिनेशंस होती है और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका बेसिक था और यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से स्टैंडर्ड आपका 9th स्टैंडर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1774 में 1774 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, लिख देते हैं वाज गिवन बाय, यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was given by Antonio Lavoisier,
इस पॉइंट को याद रखिए थोड़ा सा। एंटोनियो लेवोसियर was given by in 1774, यानी कि ये जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनियो लेवोसियर ने 1774 में दिया था। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एंटोनियो ने कहा था मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या है? मास या कह सकते हैं मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट डेफिनेशन दी थी एंटोनियो लेवोसियर ने, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मैटर होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते, क्रिएट का मतलब जो मैटर है, मैटर मीन्स जिसको ले रहे हैं, ना तो उसको क्रिएट करना मतलब बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी कि और ना ही उसको हम बिगाड़ सकते हैं, मतलब उसे मिटा सकते हैं। और यहां से देखिए स्टूडेंट, तो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जा सकते हैं लेकिन उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसके इस तरीके से समझते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में। तो ये भी हम रिएक्शन मतलब इसकी डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कोई केमिकल रिएक्शन उसके दौरान टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की मैं एक एग्जाम्पल इसका ले लेता हूं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिएगा एग्जाम्पल इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हीट मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं उसको हम, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं तो वो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट, ये इसकी रिएक्शन है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब भी डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, हीट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर तो मैंने उसकी नेम दिया है, अभी उसका सिंबल लिख देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम बोले तो Ca, कार्बोनेट बोले तो CO3। अगर इसको मैं डिकम्पोज करूँ, हीट करूँ, ओके, तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हो गया Ca, ऑक्साइड हो गया O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो CO2। तो वो ये कह रहा है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट, इस तरफ का जो पार्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है। क्या इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो पार्ट होते हैं दोनों क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये बात याद रख लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि रिएक्शन के उस तरफ जो पार्ट होंगे वो प्रोडक्ट होंगे और इस तरफ जो पार्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो कह रहा है इनके मास आपस में इक्वल होते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिएगा निकाल लेते हैं इसका मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल आता कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालेंगे हम स्टूडेंट। अब मास तभी निकाल सकते हो आप लोग जब आपको इनके एटॉमिक नंबर पता हो और एटॉमिक मास पता हो। अगर आपको मास निकालना नहीं आता है तो उसको समझ लीजिए भी अच्छे से और उसके एटॉमिक मास सीख लीजिए। केमिस्ट्री ऐसे समझ में नहीं आएगी आप लोगों को।
देखिए कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ये एटॉमिक नंबर है। अगर इसका मास देखा जाए तो इसका मास होता है 40, तो इसका मास 40 होगा। और जितने भी एलिमेंट इसके साथ कंबाइन हैं वो सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे। तो इसका निकाल दिया। इसके बाद ये तो कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एटम या एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मास जस्ट डबल कर देते हैं कि 12 होता है, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे। 1 बाई 1 स्टेप समझा रहा हूँ, समझ लीजिए उसको अच्छे से बिल्कुल। तो यहाँ देखिए कैल्शियम का 40 मास, कार्बन का 12 मास, एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 6। अब यहाँ थर्ड कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास होता है 16, इसका मास 16 है। और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 3 जा 48, 48 इसमें ऐड करेंगे, यही तो बनेगा इसका मास। अब इसको टोटल ऐड कर देते हैं, कितना मास इसका निकलता है। देखिएगा इसको ऐड करते हैं, 8 to 10 0 4 4 8 9 10, यानी कि इसका मास कितना निकल रहा है, टोटल 100 ग्राम। किसका निकल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना निकला मास, 100 ग्राम निकला स्टूडेंट जी। 100 ग्राम हमने यहाँ रख दिया इसको। यहाँ का मास अगर 100 ग्राम है तो यहाँ का मास भी 100 ग्राम आना चाहिए, तब तो रिएक्शन हमारी फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। क्लियर स्टूडेंट, देख लेते हैं। यहाँ इसका मास निकाल दिया है, अब मैं निकाल के देखता हूँ इन दोनों का मास। किसका, CaO प्लस CO2, क्या है रिएक्शन में, CaO प्लस CO2, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो मास बनेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका निकालते हैं, कैल्शियम का मैंने निकाला 20, इसका मास कितना होगा 40, ऑक्सीजन का बताया था भाई 16, प्लस यहाँ कार्बन का 12, और यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा 16 2 या 32, इनको ऐड करते कितना होता है, दोनों को ऐड कीजिए इन दोनों को। इसका अलग अलग निकाल रहे हैं ना, अब इसको रख दिया, हटाइए। इसका निकाल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल लें तो इसका होगा 40, इसका होगा 16, इसको ऐड करते हैं 6, 46 नहीं 56 होगा सॉरी। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना, कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकला, इसका मास निकला 56 ग्राम। क्या निकला, 56 ग्राम। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड का और निकालते भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं CO2 का। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 32, इसको ऐड करते हैं 44, निकला ना 44 ग्राम। इसका निकला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ये 44 ग्राम। अब देखिएगा ये दोनों प्रोडक्ट आपस में ऐड होंगे, ये दोनों ऐड कर दिए तो इसका मास क्या आ रहा 100 ग्राम, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। आ रहा है स्टूडेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे उस केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तब तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, अन्यथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। तो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेंगे और उस केमिकल रिएक्शन में जिसका मास है उसके मास को रखते जाएं। अगर मास गिवन है तब तो ठीक है, अगर मास गिवन नहीं है ठीक है। देखिएगा एक रिएक्शन और बताता हूं अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेके, इसको साफ कर देता हूं, ये भी साफ कर देते हैं, इसको रखा रहने दीजिएगा। एक सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां से देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जैसे बात कर लूँ, Mg प्लस O2 जाके बनाएगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम की रेवेन को, Mg क्या है मैग्नीशियम, इसकी रेवेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो जाके बना MgO। यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं तो ऐसे लिख दीजिए मैग्नीशियम है। बेटा आप लोगों को सिंबल याद करने हैं, उनके नाम भी याद करने हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखिएगा चेक कर लेते हैं अगर ये रिएक्शन, पहले सबसे पहले तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस। अब ये रिएक्शन अगर बैलेंस होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी,
अगर बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। चेक कर लेते हैं, अभी देखिएगा, मास निकाल के देख लेते हैं। अगर बैलेंस होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर जाएगी, लेकिन अनबैलेंस है तो वो क्यों अनबैलेंस है? देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 1 है, तो रिएक्शन तो अनबैलेंस है ना, क्योंकि यहाँ आपस में इक्वल होने चाहिए। निकाल के देख लेते हैं, देखिएगा ये जब तक बैलेंस नहीं करेंगे वो तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। चेक कर लेते जल्दी से। mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है mg का एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है, इसका मास तो होता है 24, ये मास 24, इसका मास रख लेते हैं 24 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताया था मैंने 16 होता है, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 32। ये ग्राम में रखेंगे हम, ग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ में MgO की निकाल लेते हैं, MgO का मास। तो मैग्नीशियम में कितना होता है? दोनों का ऐड होगा। मैग्नीशियम का होगा 24 प्लस ऑक्सीजन का 16। अगर हम इसको ऐड करते हैं, देखिए कि इसको ऐड करते हैं अभी हम, तो कितना होगा? 24 प्लस 32, 24 6 होगा और 5 होगा, 56 आ रहा है ना। इन दोनों को ऐड करने पर 56 आएगा। दोनों का मास निकालने पर 56 ग्राम आ रहा है, लेकिन वहां पर कितना आ रहा? 10। ओके, 10 और यहाँ पर कितना आ रहा? 30 आ रहा है। आ रहा ना 30? नहीं, 4 6 10 2 3 4 40 आ रहा ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना अभी। अगर बैलेंस होगी रिएक्शन तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर जाएगी। ये बैलेंस नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाता हूं, और बैलेंस करने के बाद 100% लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगी। उसका मास निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए बैलेंस किस तरीके से करेंगे। Mg1 है, इधर Mg1 है, इधर ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दे। इधर ऑक्सीजन 2 हो गया इधर, और ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, उस चक्कर में Mg अनबैलेंस हो गया। Mg इधर 2 है, इधर Mg कितना है? यानी कि मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब बैलेंस हो गई है। इस तरफ देखिएगा 2 Mg है, इधर भी 2 Mg है, और ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन भी इधर 2 है। अब इसको बैलेंस करें और इसका मास निकालें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी 100%। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर Mg का मास निकालते हैं हम, तो Mg का मास कितना है बताया था मैंने? 24। तो 24 मास इसका Mg का, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2 का मल्टीप्लाई करा दें, कितना निकलेगा? 48 आएगा ना। तो इसका मास कितना निकला? 48 ग्राम। क्लियर। अब ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा? प्लस कर देते हैं, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 या 32 निकल आया। अब ये इसका पूरा मास निकालते हैं हम। पूरा मास कितना निकला? 24। ये तो रख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का मल्टीप्लाई, ये मास निकला था 24 प्लस 16। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 प्लस 32 को ऐड कर दीजिए, देखिएगा 32 को ऐड करेंगे 0, 14 से 8, कितना आया इनका दोनों को ऐड करने पर? 80 ग्राम आ गया ना। ये तो 80 ग्राम समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते 6 4 10, यहाँ 3 1 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 40 क्या आ गया? 80 ग्राम। तो कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को तभी फॉलो करेगी जब वो बैलेंस होगी, और तब तक बैलेंस नहीं है तब तक रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से रिलेटेड आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए होंगे या आपके जो कोई रिएक्शन दी गई होंगी तो रिएक्शन रखना और उनका मास याद रखना, और मास के साथ साथ आगे भी कोई क्वेश्चन अगर गिवन मास है तो गिवन मास रख के रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आप लोग खुद थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन अपने आप से लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थैंक यू।